हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर लगभग 3-4 पार्ट्स में कवर करूंगा मैं। चैप्टर 1 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से जा कर के सारे वीडियो देख लीजिएगा। उसे मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया था और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो उसे भी देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है द्विध्रुवीयता, ठीक है। तो द्विध्रुवीयता का मतलब है पूरे विश्व में 2 महाशक्तियों का दबदबा होना, ठीक है। यानी कि जो पूरा विश्व था शीत युद्ध के दौरान 2 खेमों में बट गया था, ठीक है। एक सोवियत संघ, दूसरा खेमा था अमेरिका। तो यही विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियाँ थीं उस समय, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है, विश्व राजनीति में 2 महाशक्तियों का दबदबा होना या मौजूद होना या अस्तित्व होना। तो कौन कौन सी 2 महाशक्तियाँ थीं? अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अमेरिका के लिए पूंजीवादी दुनिया कहा जाता था और सोवियत संघ के लिए साम्यवादी दुनिया, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका को प्रथम दुनिया भी कहा जाता है और पूंजीवादी दुनिया भी कहा जाता है, ठीक है। सोवियत संघ के लिए दूसरी दुनिया कहा जाता है, यानी कि साम्यवादी दुनिया। इसी के लिए हम दूसरी दुनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुवीयता का अंत, यानी कि इसका अंत कैसे हो गया? तो सोवियत संघ का पतन हो गया, ठीक है। जो सोवियत संघ है वो धीरे धीरे, अभी तो विश्व के अंदर काफ़ी दबदबा रखे हुए है, धीरे धीरे इसका क्या हो जाता, पतन हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। और क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से ही दूसरी दुनिया का अंत हो गया, ठीक है। यानी कि दुनिया के ज़्यादातर देश थे वो पूंजीवादी थे। अमेरिका कैसा था, साम्यवादी। सोवियत संघ था साम्यवादी, अमेरिका कैसा था, पूंजीवादी। तो ज़्यादातर विश्व के देश कैसे थे, पूंजीवादी। इसीलिए जो साम्यवादी दुनिया का अंत हो जाता है। सोवियत संघ की प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ प्रणाली का मतलब समाजवाद से है, यानी कि वहाँ समाजवाद हावी था, ठीक है। क्योंकि रूस की क्रांति के बाद ये लोग रूस की क्रांति से प्रभावित थे, ठीक है। और नीचे लिखा भी है, यहाँ साम्यवादी शासन प्रणाली है। शासन की जो प्रणाली है वो कम्युनिस्ट का शासन है वहाँ, यानी कि साम्यवादी है। और 1917 में जो रूस की क्रांति होती है उसी से ये प्रभावित होकर के अपनी समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे ये, ठीक है। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा गया कि साम्यवाद की विचारधारा को अपनाओ, तथा निजी संपत्ति का विरोध किया गया। साम्यवादी विचारधारा का मतलब था कि जो मतलब सरकार के लिए काम करो, यानी कि जो वहाँ साम्यवाद पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसे बोलते हैं, तो उनकी जो विचारधारा थी कि यहाँ सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। जैसे स्कूल जितने भी हैं अपने यहाँ, इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा गया तथा निजी संपत्ति का विरोध किया गया। साम्यवाद के जो आदर्श का मतलब है कि वहाँ निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। साम्यवाद मतलब कि सरकारी संपत्ति का ही समर्थन किया जाता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, स्कूल है, कॉलेज हैं, वो कैसे हैं, प्राइवेट भी होंगे और सरकारी भी होंगे। वहाँ पे कैसा होगा, स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह वो कैसे होंगे, गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो सरकार की संपत्ति पे तो बल दिया जाएगा, यानी कि वो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाएगी। निजी संपत्ति को बढ़ावा वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, यानी कि जो भूस्वामी होंगे, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होगी, वो नाराज़ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। अभी तक जो व्यक्ति 18 घंटे काम कर रहा था अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए, निजी पूंजी बढ़ाने के लिए, फिर क्या करेगा, वो काम करना चाहेगा, नहीं करेगा। वो सोचेगा क्योंकि संपत्ति तो सब राष्ट्र की है, मेरा कुछ थोड़ी नहीं है, तो काम कौन करेगा, वहाँ कोई करना नहीं चाहेगा। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था बाद में चौपट हो जाती है और जो सोवियत संघ है वो कैसा हो जाता है, मतलब बिखर जाता है, ठीक है, एक सा विघटन हो जाता है। तो पहले तो इन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया, बाद में लगभग ये परिवर्तन भी लाते हैं अपनी नीतियों में, ठीक है। 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ, ये सोवियत संघ है, USSR बोलते हैं इसके लिए शॉर्ट में, ठीक है, सोवियत संघ के लिए अस्तित्व में आया। तो ये 1917 में रूस की जब क्रांति होती है उसी के बाद इससे प्रभावित होकर के ये सोवियत संघ बना था, ठीक है। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल होते हैं। इसमें कितने गणराज्य शामिल थे, 15। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे,
तो 15 गणराज्य को मिला करके ये सोवियत संघ बना था। और सोवियत संघ में केवल एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसी का शासन था वहाँ पे। सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं। तो सोवियत संघ की पहली विशेषता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व की सबसे बड़ी पहली अर्थव्यवस्था यानी कि थी वो अमेरिका, और दूसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है सोवियत संघ, ठीक है। अगर पूछा जाए पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है विश्व की, तो वो अमेरिका है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ ही था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी? विशाल ऊर्जा संसाधन, यहाँ ऊर्जा के बहुत बड़े भंडार थे, ठीक है। और तीसरा इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी कि यहाँ पे घरेलू उद्योग भी बहुत थे। उसके बाद है इसकी और नेक्स्ट विशेषता है आवागमन की अच्छी सुविधाएं, यानी कि यातायात की भी यहाँ ठीक ठाक सुविधाएं थीं, आने जाने की अच्छी सुविधाएं थीं, ठीक है। उन्नत संचार प्रणाली, यहाँ संचार प्रणाली भी ठीक ठाक थी, यानी कि अच्छी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी से संबंधित, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ, यानी कि इन्हें सोवियत संघ में कौन कौन से सुधार किए, ठीक है। तो ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की थी? सोवियत संघ की तो ही थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी किसकी थी? सोवियत संघ वालों की, ठीक है। तो ये सचिव बनते हैं महासचिव। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, ठीक है। इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। जो सोवियत संघ धीरे धीरे पिछड़ रहा था, इन्होंने उसमें सुधार लाने का प्रयास किया, कोशिश की। उसके बाद है पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का भी प्रयास किया। जो पश्चिम के देशों से सोवियत संघ के संबंध खराब हो चुके, उनसे इन्होंने संबंध अच्छे करने के, ठीक करने की कोशिश करी, क्योंकि सोवियत संघ को लगने लगा था, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था थी वो चरमराने लगी थी, क्योंकि समाजवाद के कारण जो कम्युनिस्ट का शासन था वो समाजवाद के, उसके पूंजीवाद के विरुद्ध था। अमेरिका पूंजीवाद की वजह से लगातार मतलब क्या करे जा रहा था, ऊंचाइयाँ छू रहा था, है ना। उसकी अर्थव्यवस्था एकदम से गिरो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा रहा था। तो सोवियत संघ की जो जनता थी, उसमें जुड़े हुए जितने भी देश थे, उन्हें भी लगने लगा था कि पूंजीवाद वास्तव में कोई अच्छी व्यवस्था है, पूंजीवाद के बिना विकास नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ के जो सोवियत संघ में रहने वाले या जुड़े हुए लोग थे या देश थे, वो भी मतलब पूंजीवाद की तरफ जाने लगे, और जो सोवियत संघ था वो पूंजीवाद का विरोधी था, है ना। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि पूंजीवाद के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही थी। और जब ये आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, तो ये भी मतलब पूंजीवाद का लगभग समर्थन करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनने जितने भी सुधार किए थे वो लगभग पूंजीवाद से ही संबंधित थे। लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को ने लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। लोकतंत्र में सब लोग आज़ाद होते हैं कुछ भी करने के लिए, ठीक है, निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए भी आज़ाद होते हैं। तो मतलब ये पूंजीवाद का धीरे धीरे समर्थन करने लग गए। गोर्बाचेव अपने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई, यानी कि लगभग जो पूंजीवाद में जो नीतियाँ होती हैं वही नीतियों का ये समर्थन करने लग गए। गोर्बाचेव की सुधारों की नीति ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, यानी कि इनने मतलब वहाँ सुधार लाने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन फिर भी जो सोवियत संघ क्या होता है, बिखर जाता है, उसका विघटन हो जाता है, ठीक है। तो इसके क्या परिणाम रहे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।